माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज का नेक्स्ट लेक्चर है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ रीजनरेशन, पुनरुद्भवन का आनुवंशिक नियंत्रण। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जीनों के द्वारा किस प्रकार से पुनरुद्भवन या रीजनरेशन का नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहले परिचय या इंट्रोडक्शन की बात करें तो मान लीजिए प्लांट्स के अंदर या पादपों में कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है या उत्तक की क्षति हो जाती है, तो उसको रिकवर करने की शक्तिशाली पुनरुद्भवन क्षमता या हम कह सकते हैं पावरफुल रीजनरेशन कैपेसिटी जो है वो प्लांट्स के अंदर डेवलप हो चुकी है या विकसित हो चुकी है। तो प्लांट्स या पौधे आसानी से उस क्षतिग्रस्त उत्तक को या डैमेज हुए टिश्यू को रिपेयर कर सकते हैं या उसकी मरम्मत कर सकते हैं। पादप पुनरुद्भवन का जो अध्ययन है या हम कह सकते हैं कि जो प्लांट रीजनरेशन है उसकी स्टडी जो है वो अत्यधिक महत्व की होती है या हम कह सकते हैं हाईली इंपॉर्टेंस की होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पादप पुनरुद्भवन की जो क्रियाविधि है या हम कह सकते हैं कि जो प्लांट रीजनरेशन की जो मैकेनिज्म है वो अनेक क्षेत्रों में आधारभूत अनुसंधान से संबंधित होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें ये फंडामेंटल रिसर्च से रिलेटेड होती है। इसके अलावा जो प्लांट रीजनरेशन या पादप पुनरुद्भवन की जो क्रियाविधि है वो विस्तृत रूप से उपयोग किए जाने वाली पादप जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित होती है, जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट रीजनरेशन का जो या पादप पुनरुद्भवन का जो अध्ययन या स्टडी है वो अत्यधिक महत्व की या हम कह सकते हैं हाईली सिग्निफिकेंट होती है। उच्च पादप या जो हायर प्लांट्स हैं वो तीन मुख्य प्रकार का जो पुनरुद्भवन है वो प्रदर्शित करते हैं या तीन मेन टाइप का जो रीजनरेशन है वो हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। सबसे पहला है उत्तक पुनरुद्भवन या इसको बोलते हैं टिश्यू रीजनरेशन। तो इसमें मान लीजिए पौधे का कोई उत्तक डैमेज हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया तो उसकी जो मरम्मत या रिपेयर है वो पौधे टिश्यू रीजनरेशन या उत्तक पुनरुद्भवन से करते हैं। दूसरा है डी नोवो अंग जनन या डी नोवो ऑर्गेनोजेनेसिस। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पौधे के किसी उत्तक को कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर कल्चर करवाते हैं, संवर्धित करवाते हैं, जिससे कैलस बनता है। तो कैलस से फिर पादप के अंगों का निर्माण होता है जिसमें उसका रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं डी नोवो अंग जनन या डी नोवो ऑर्गेनोजेनेसिस। तीसरा है कायिक भ्रूण जनन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसमें जब हम पादप की कायिक कोशिका का या कायिक उत्तक का संवर्धन करते हैं कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर, तो उससे भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कायिक भ्रूण जनन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो तीन प्रकार का जो पुनरुद्भवन या रीजनरेशन है वो हायर प्लांट्स के अंदर होता है। रिसेंट डिस्कवरीज से या हम कह सकते हैं आधुनिक खोज से ये पता चला है कि पादप हार्मोन्स जो हैं, प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो पुनरुद्भवन को ट्रिगर करते हैं। यानी जो रीजनरेशन है उसको स्टार्ट करने का काम, उसको ट्रिगर करने का काम जो है वो किसका होता है, प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स का होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रांसक्रिप्शन कारक हैं जो हार्मोन के सिग्नल के प्रति, मतलब हार्मोन जो है वो सिग्नल देता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या कारक जो है वो प्रतिक्रिया देता है या रिस्पॉन्स देता है, ताकि कोशिका के भविष्य को निर्धारित किया जा सके, ताकि जो सेल है या कोशिका है वो आगे चलकर भविष्य में क्या कार्य करेगी, कौन सा कार्य करेगी या फंक्शन परफॉर्म करेगी, इसको डिसाइड किया जा सके या निर्धारित किया जा सके, या कोशिका जो है वो किस प्रकार की कोशिका बनेगी। ठीक है, तो इसमें पादप हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स का विशेष योगदान है। कोशिका का जो भविष्य है या सेल फेट जिसको हम लोग बोल देते हैं, उसको निर्धारित करने के लिए या उसको डिटरमाइन करने के लिए जीनों की अभिव्यक्ति के नियमन की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि जो अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं उनमें अलग अलग टाइप के जीन्स जो हैं उनका एक्सप्रेशन होता है, जीनों की अभिव्यक्ति होती है, जिससे अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स बनती हैं, और वो प्रोटीन्स ही अलग अलग कार्यों के लिए या फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस जीन अभिव्यक्ति या जीन एक्सप्रेशन जो है इसका रेगुलेशन या नियमन जो है वो आवश्यक होता है, तभी हम किसी सेल के फेट को या कोशिका के भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं। तो जीनों की अभिव्यक्ति के नियमन के लिए या हम कह सकते हैं जीन एक्सप्रेशन जो है उसके रेगुलेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन कारकों को या जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एपिजेनेटिक कारक भी आवश्यक होते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टरों को इनकी आवश्यकता होती है, एपिजेनेटिक कारकों की।
ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि पुनरुद्भवन या रीजनरेशन जो है इसके आनुवंशिक नियंत्रण के लिए या इसके जेनेटिक कंट्रोल के लिए 3 मेन फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं या 3 मुख्य कारक आवश्यक होते हैं। कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला हार्मोन्स के द्वारा सिग्नल दिया जाता है, तो हार्मोन सिग्नल्स, ठीक है। दूसरा फिर ट्रांसक्रिप्शन कारक जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और तीसरा एपिजेनेटिक कारक जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या कारकों को चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि ये सही तरीके से काम कर सकें। तो एपिजेनेटिक फैक्टर्स, तो 3 ऐसे कारक या फैक्टर्स हैं जो कि रीजनरेशन या पुनरुद्भवन को आनुवंशिक रूप से या जेनेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। चूंकि पुनरुद्भवन जो है, जो रीजनरेशन है, वो वास्तव में स्टार्ट कहाँ से होता है? वाउंड से स्टार्ट होता है या घाव से स्टार्ट होता है। मतलब पादप के ऑर्गन के ऊपर या अंग के ऊपर कोई घाव हो जाता है या वाउंड हो जाता है, तो वहां पर पुनरुद्भवन या रीजनरेशन जो है वो स्टार्ट होता है। इसलिए जो घाव सिग्नल है या जो वाउंड सिग्नल है उसकी पहचान करना या उसको आइडेंटिफाई करना भविष्य में या फ्यूचर के अंदर अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, यानी रिसर्च के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है वो हो सकता है। आनुवंशिक नियंत्रण या जेनेटिक कंट्रोल की हम लोग बात करेंगे। तो कैरेट की जो सेल्स हैं या गाजर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कायिक भ्रूण जनन यानी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है। मतलब गाजर की कोशिकाओं का अगर हम कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर संवर्धन करें, कल्चर करें, तो उससे कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता जो है वो होती है कायिक भ्रूण के निर्माण की। अब एक गाजर के पौधे में एक जीन होता है, EP3 जीन का कहते हैं उसको। इसका एक्सप्रेशन या जो अभिव्यक्ति है वो क्या करती है? तो गाजर के पौधों में इस जीन की जो अभिव्यक्ति है EP3 जीन की, वो कायिक भ्रूण या जो सोमैटिक एम्ब्रियो बन रहा होता है उसके अंदर नहीं होती है, बल्कि कहाँ पर होती है? सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण की जो चारों ओर की कोशिकाएं होती हैं, जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं इस सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण की, इन चारों ओर की कोशिकाओं में EP3 जीन की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। और भ्रूण के चारों ओर की कोशिकाएं भ्रूण के पोषण में भाग लेती हैं, ठीक है। इसका मतलब एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में ये पार्टिसिपेट करती हैं। तो EP3 जीन जो कायिक भ्रूण है या सोमैटिक एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का या पोषण प्रदान करने में सहायता करता है। चिकोरी एक पौधा होता है। तो चिकोरी पौधे में स्टडी से या अध्ययन से यह प्रदर्शित या रिप्रेजेंट होता है कि इस पौधे में 3 पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। उनकी अभिव्यक्ति के कारण ही, उनकी एक्सप्रेशन के कारण ही मतलब इन प्रोटीन्स को बनाने वाले जो जीन्स हैं उनकी एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति की वजह से ही इनमें चिकोरी पौधे के अंदर कायिक भ्रूण जनन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होता है। तो ये प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं अभी? 38 किलो डाल्टन ग्लूकानेज एक एंजाइम होता है। उसके बाद 32 किलो डाल्टन का है काइटिनेज, ये भी एक एंजाइम होता है। और 25 यानी 25 किलो डाल्टन ऑस्मोटिन लाइक प्रोटीन होती है। तो ये 3 प्रोटीन्स होती हैं जो कि पैथोजेनेसिस से रिलेटेड होती हैं। अब जो काइटिनेज और ग्लूकानेज एंजाइम है ये करते क्या हैं? जो विकसित हो रहा कायिक भ्रूण होता है या जो डेवलप हो रहा सोमैटिक एम्ब्रियो होता है उसकी जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं या उसके चारों ओर की जो कोशिकाएं होती हैं, उन चारों ओर की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति के घटक होते हैं या जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं उनका डिग्राडेशन या विघटन करने में भाग लेते हैं ये दोनों के दोनों एंजाइम्स काइटिनेज एंड ग्लूकानेज। तो ये जो चारों ओर की कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं? अभी कायिक भ्रूण के पोषण को बढ़ा देती हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिशन है सोमैटिक एम्ब्रियो का वो प्रदान करने का कार्य जो है वो चारों ओर की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है वो पोषण को बढ़ा देते हैं या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन को इंक्रीज कर देते हैं। यह भी संभव हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों के दोनों जो एंजाइम्स हैं काइटिनेज और ग्लूकानेज कोशिका भित्ति से, है ना, जो सेल वॉल है यानी सराउंडिंग सेल्स की या चारों ओर की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है वहां से सिग्नल मॉलिक्यूल्स को छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं, सिग्नल अणुओं को वो छोड़ते हैं जो कहां पर जाता है? कायिक भ्रूण के अंदर जाता है, सोमैटिक एम्ब्रियो के अंदर जाता है और उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं या डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकती हैं। गाजर की जो कोशिकाएं हैं या कैरेट की जो सेल्स हैं उसमें एक जीन की पहचान की गई है जिसको SERK के नाम से जाना जाता है। SERK की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस रिसेप्टर लाइक काइनेज, ठीक है। तो
ये काइनेज जीन का निर्माण या हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस जो है वो करता है, ये जो जीन है SERK। अब SERK जीन जो है इसकी अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन कहाँ पर होता है? ये उन कोशिकाओं में शुरू होती है, इसकी अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन जो है SERK जीन का उन सेल्स में होता है, शुरू होता है जो कायिक भ्रूण जनन परिपथ में प्रवेश करती हैं, यानी जिनको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करना होता है या सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण का निर्माण करना होता है, उस पथ पर जो कोशिकाएं चल रही होती हैं उन कोशिकाओं में SERK जीन की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन शुरू होता है। ठीक है, और जब भ्रूण जो कायिक भ्रूण है या सोमैटिक एम्ब्रियो है वो ग्लोबुलर स्टेज पर पहुंच जाता है, तो ग्लोबुलर स्टेज के बाद इस SERK जीन की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन रुक जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब SERK जीन जो है इसका जो काम है या फंक्शन है वो ग्लोबुलर स्टेज तक का ही होता है। एक और प्लांट है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। इस अरेबिडोप्सिस थैलियाना से SERK के समजात मतलब SERK जीन के जैसा ही एक और जीन क्लोन किया गया है जिसका नाम है ATSERK1। अब ATSERK1 जो जीन है इसकी अभिव्यक्ति जो है वो कहाँ पर होती है? विकसित हो रहे बीजांड में शुरू होती है। जो डेवलप हो रहा ओव्यूल होता है, ओव्यूल को क्या बनाना है? आगे बीज या सीड का फॉर्मेशन करना है। तो विकसित हो रहे बीजांड में या डेवलप हो रहे ओव्यूल में शुरू होती है तथा हर्ट स्टेज तक चलती रहती है। जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है उसके हर्ट स्टेज तक या हृदय जो प्रवस्था है वहां तक चलती रहती है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका जो एक्सप्रेशन है या अभिव्यक्ति है वो रुक जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये माना जाता है कि SERK जो जीन है वो गाजर के अंदर या कैरेट के अंदर कायिक भ्रूण जनन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप BSc एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।